साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। कब किया है? तो 15 दिसंबर 2022 को इसका परीक्षण किया गया है। तो सामरिक बल कमान SFC, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ने ओडिशा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का सफल परीक्षण 15 दिसंबर को किया है। यह जो सामरिक बल कमान है, तीनों सेवाओं की एक प्रमुख संरचना है। यह सभी सामरिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन करती है। यह परमाणु कमान प्राधिकरण NCA अर्थात इंग्लिश में कहें न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के दायरे के तहत आती है। NCA की दो परिषदें हैं। पहली एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजनीतिक परिषद है और दूसरी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की अध्यक्षता वाली कार्यकारी परिषद है। अग्नि 5 सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली परमाणु सक्षम उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। यदि बात करें DRDO की, तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में, 1958 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका विकास एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका प्रारंभ 1983 में किया गया था, इसके तहत किया गया है। यह जो एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत 5 मिसाइलों का विकास किया गया है। ये मिसाइलें हैं पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। अग्नि 5 में 3 चरणों वाले ठोस ईंधन युक्त इंजन का उपयोग किया गया तथा अग्नि 5 और K4 न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मिसाइलें भारत की रक्षा के लिए बहुत महत्व रखती हैं। K4 की रेंज जो है वो कितनी है? 3500 किलोमीटर है। ये मिसाइलें भारत के विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस परमाणु सिद्धांत के अनुरूप है। यह सिद्धांत नो फर्स्ट यूज की प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करने का कार्य करती है। अब बात करते हैं भारत के परमाणु सिद्धांत में जो तत्व शामिल हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला, विश्वसनीय न्यूनतम निवारण का निर्माण करना तथा उसे बनाए रखना। दूसरा, परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ नो फर्स्ट यूज और परमाणु हथियार विहीन देशों के खिलाफ नो यूज नीति का पालन करना। तीसरा, परमाणु कमान प्राधिकरण NCA के माध्यम से परमाणु हथियारों को राजनीतिक नियंत्रण के अधीन रखना। चौथा, वैश्विक सत्यापन योग्य और गैर भेदभावपूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियार मुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता बनाए रखना। आगे बात करते हैं, भारत कौशल रिपोर्ट 2023 जो है उसको जारी किया गया है। यह रिपोर्ट VVOX ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE और भारतीय उद्योग परिसंघ CII और अन्य के सहयोग से जारी की है। यह रिपोर्ट वर्ष 2030 तक भारत के कौशल और प्रतिभा अर्थव्यवस्था के रणनीतिक परिदृश्य की जांच करती है। इस रिपोर्ट के जो मुख्य निष्कर्ष हैं वो क्या है कि भारत का नियोजन योग्य कार्यबल 46.2% है, से बढ़कर के 50.3% हो गया है। महिला कार्यबल का 52.8% नियोजन योग्य है और यह नियोजन योग्य पुरुषों के प्रतिशत से अधिक है। पुरुष कार्यबल का 47.2% नियोजन योग्य है। हालांकि 33% से कुछ अधिक महिलाएं कामकाजी हैं, लेकिन पुरुषों और महिलाओं का अनुपात यह दर्शाता है कि महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुष कार्यरत हैं। डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्वास्थ्य सेवा और वित्त के क्षेत्र में कौशल की अधिक कमी है। साथ ही अनुकूलन और लचीलापन, एडॉप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, समस्या समाधान, तनाव प्रबंधन आदि जैसे सॉफ्ट स्किल्स सभी प्रकार के रोजगार के लिए अपरिहार्य हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देश की माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक स्तरीय शिक्षा में आवश्यक व्यावसायिक एवं कौशल विकास कार्यक्रमों को शामिल करने की सिफारिश की गई है। कौशल विकास के लिए सरकार के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं उनकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 घोषित की गई है। स्किल इंडिया मिशन 2015 शुरू किया गया है। कौशल की मान्यता और मानकीकरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है तथा स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प और स्ट्राइव जैसी पहलें शुरू की गई हैं। संकल्प का पूरा नाम जो है हिंदी में कौशल अधिग्रहण एवं आजीविका के लिए ज्ञान जागरूकता है, जिसे 2018 में प्रारंभ किया गया था। जबकि स्ट्राइव का पूरा नाम हिंदी में औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना, ये 2017 में प्रारंभ किया गया था। आगे बात करते हैं, भारतीय छात्र ने पाणिनि के 2500 साल पुराने संस्कृत नियम की जटिलता को सुलझा लिया। देखिए, समान शक्ति के दो नियमों के बीच संघर्ष की स्थिति में पाणिनि ने एक मेटा रूल सिखाया था। परंपरागत रूप से विद्वानों ने मेटा रूल के अर्थ की इस रूप में व्याख्या की कि दो नियमों में संघर्ष की स्थिति में व्याकरण के क्रम में बाद में आने वाले नियम का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह व्याख्या व्याकरण की दृष्टि से अक्सर गलत परिणाम देती थी। नए शोध में तर्क दिया गया है कि इस तरह के संघर्षों में पाणिनि चाहते थे कि किसी शब्द के बाईं एवं दाएं पक्ष पर लगने वाले नियमों में हमें दाईं ओर लगने वाले नियम को चुनना चाहिए। इस शोध का महत्व क्या है? यह शोध संस्कृत अध्ययन के क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। साथ ही कंप्यूटर द्वारा भी संस्कृत व्याकरण को पढ़ाया जा सकेगा। पाणिनि और अष्टाध्यायी के बारे में बात करें
तो पाणिनि संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। उन्होंने ध्वनि विज्ञान, फोनेस्टिक, स्वर विज्ञान, फोनोलॉजी और शब्द रचना, मोर्फोलॉजी का एक व्यापक तथा वैज्ञानिक सिद्धांत दिया था। उन्हें एक सूचनाविद के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सूचनाओं को डिकोड करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया था। पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ को अष्टधाई या अष्टक के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना 6वीं या 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। संस्कृत भाषा के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए इस ग्रंथ में 4000 सूत्र हैं। यह एक ऐसी प्रणाली पर निर्भर करता है जो किसी शब्द के आधार अर्थात मूल और प्रत्यय अर्थात सफिक्स को व्याकरणिक रूप से सही शब्दों में वाक्यों में बदलने के लिए एल्गोरिदम की तरह कार्य करती है। इसकी तुलना एलन एम ट्यूरिंग की ट्यूरिंग मशीन से की जाती है क्योंकि शब्द बनाने के इसके नियम जटिल हैं। अब अष्टधाई के बारे में कुछ और बात करें तो अष्टधाई का बाद में कई सहायक ग्रंथों द्वारा समर्थन किया गया था। यह सहायक ग्रंथ कौन है? शिव सूत्र, इसमें ध्वनियों का विशेष क्रम है, धातु पाठ मूल शब्दों की सूची है, गण पाठ संज्ञाओं के लिए अलग अलग समूह है और लिंगानुशासन लिंग निर्धारण की प्रणाली इसमें दी गई है। आगे बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमामि गंगे को विश्व की 10 शीर्ष इकोसिस्टम रिस्टोरेशन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। देखिए, कनाडा के मॉन्ट्रियल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन CBD COP15 में इन 10 शीर्ष पहलों की घोषणा की गई है। नमामि गंगे को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 के बैनर तले चुना गया है। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे भारत सरकार द्वारा जून 2014 में दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को दूर करना और दूसरा उद्देश्य था नदी का संरक्षण एवं कायाकल्प। इन पहलों को वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप कहा गया है। यह किसी भी देश या क्षेत्र में व्यापक और दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली की प्रथम उदाहरण है। ये संयुक्त राष्ट्र दशक के 10 पारिस्थितिकी तंत्र बहाली सिद्धांतों को मूर्त रूप प्रदान करती है। 10 सिद्धांत कौन से हैं? तो यहां पर दिए गए हैं, वैश्विक योगदान, व्यापक स्तर पर सहभागिता, कई प्रकार की गतिविधियां, प्रकृति और लोगों को लाभ, क्षण के कारणों का पता लगाना, ज्ञान का एकीकरण, मापने योग्य लक्ष्य, स्थानीय और स्थलीय समुद्री परिदृश्य संदर्भ, निगरानी और प्रबंधन, नीतियों का एकीकरण। आगे देखते हैं इसमें, तो देखिए, चयनित पहलें अब संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित प्रचार, सलाह या निधि प्राप्त करने के पात्र हो गई हैं। फ्लैगशिप पहल के लिए चयन के मापदंड क्या है, मानदंड क्या है? पहला, ऐसी पहल भौगोलिक तौर पर स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकने योग्य होनी चाहिए। दूसरा, नामांकित क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र बहाली सफल रही हो, इस बहाली का मापन किया जा सकता हो और उसे अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया हो। तीसरा, इस रिस्टोरेशन पहल के पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य व लक्ष्य अच्छी तरह से परिभाषित होने चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक एक वैश्विक आंदोलन है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO समन्वित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य 2030 एजेंडा के तहत सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकना और उन्हें बहाल करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोक सेवकों को रिश्वतखोरी के मामले में पारिस्थितिकी जन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पोका 1988 अर्थात परसेप्शन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत लोक सेवकों को दोषी ठहराने के लिए रिश्वत की मांग या उसे स्वीकार करने का प्रत्यक्ष सबूत या प्रमाण आवश्यक नहीं है। उन्हें पारिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, अर्थात कंडीशन के मतलब सर्कमस्टांसेस के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालतों को पोका की धारा 7 और धारा 13 के तहत लोक सेवकों के अपराध का अनुमानिक इन्फरेंशियल निष्कर्ष निकालने की अनुमति है करती है। धारा 13 एक लोक सेवक के आपराधिक कदाचार को परिभाषित करती है। पोका में 2018 में संशोधन किया गया था ताकि इसे संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी कन्वेंशन UNCAC के अनुरूप बनाया जा सके। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पोका की विशेषताओं की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की, तो रिश्वत को अनुचित लाभ माना गया है। इसे कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य पारितोष के रूप में परिभाषित किया गया है। रिश्वत देना अपराध है सिवाय इसके कि जब किसी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाए। रिश्वत देना अपराध है सिवाय इसके कि जब किसी को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जाए, हालांकि इसकी सूचना 7 दिनों के अंदर दे देनी होगी। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलों में सुनवाई विशेष न्यायाधीश द्वारा 2 साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए। देरी होने पर इसके कारणों को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। साथ ही मामले के निपटान में लगने वाला कुल समय 4 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त देरी होने पर इसके कारणों को रिकॉर्ड, ये वही बात रिपीट हो गई। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA ने भारत में एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस के संचालन से संबंधित परामर्श पत्र पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। देखिए, एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस जो है, एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस की कल्पना आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के आधारभूत चरण के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य अलग अलग डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मुक्त प्रोटोकॉल के जरिए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान और उपयोग को विस्तार देना है। परामर्श पत्र में
UHI अर्थात भारत एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस के अलग अलग तत्वों और बाजार के नियमों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये नियम उन तत्वों का परिचालन करेंगे। इन नियमों में दिशा निर्देश भी शामिल हैं जो यह नियमबद्ध करेंगे कि तलाश व खोज का कार्य, भुगतान व निपटारे की प्रक्रिया, रद्द करने व समय को फिर से तय करने का काम तथा शिकायत निवारण प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित हो सके। वर्तमान में भारत में डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र अत्यधिक बिखरा हुआ है। इससे उपयोगकर्ताओं के लिए सर्वोत्तम विकल्प उपलब्ध कराने में बाधा आ रही है। एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफेस UHI एक ओपन इंटरऑपरेबल नेटवर्क के उपयोग से इस बिखरे हुए तंत्र को एकीकृत इंटीग्रेट करेगा। यह नेटवर्क अलग अलग एंड यूजर एप्लीकेशंस और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता एप्लीकेशंस को जोड़ेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के बारे में बात करें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य देश की एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं का विकास करना है। यह एक कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समयबद्ध और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के प्रयास को बढ़ावा देगा। यह डिजिटल हाईवेज घटकों के माध्यम से हेल्थ केयर इकोसिस्टम के अलग अलग हितधारकों के बीच मौजूद अंतर को कम करता है। डिजिटल हाईवेज या घटकों में क्या क्या शामिल है? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री तथा आभा मोबाइल ऐप। अब यहाँ पे जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है, इसके जो मुख्य घटक हैं वो क्या हैं? केंद्र सरकार, अस्पताल, क्लिनिक, मतलब नीति निर्माता में आपके केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं। सेवा प्रदाता में अस्पताल और क्लिनिक तथा लैब, फार्मेसी व कल्याण केंद्र हैं। वहीं संबद्ध निजी संस्थाओं में तृतीय पक्ष प्रशासक या बीमा कंपनियां हैं, हेल्थ टेक कंपनियां हैं। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर में क्या शामिल है? चिकित्सक, आधुनिक चिकित्सा, आयुष, अन्य पेशेवर। वहीं गैर सरकारी संगठन में विकास साझेदार या गैर सरकारी संगठन और एसोसिएशंस हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासक के रूप में जो है विनियामक और कार्यक्रम प्रबंधक शामिल हैं। आगे बात करते हैं जो संक्षिप्त रूप में करंट अफेयर उनको देखते हैं। देखिए, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के बारे में बात करते हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नार जल विवाद के समाधान के लिए अधिकरण का गठन करने हेतु केंद्र सरकार को 3 माह का समय दिया है। ठीक है, पेन्नार नदी जल विवाद किसके मध्य में? तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में। अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। संसद ने कानून के माध्यम से यह प्रावधान किया है कि जल विवाद से जुड़ी किसी शिकायत के संबंध में न तो उच्चतम न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय की कोई अधिकारिता होगी। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 और नदी बोर्ड अधिनियम 1956 भारत में जल विवाद से जुड़े मुद्दों के लिए निर्मित किए गए हैं। अन्य अधिकरण कौन से हैं? गोदावरी जल विवाद अधिकरण, कृष्णा जल विवाद अधिकरण इत्यादि। आगे बात करते हैं गुड ऑफ फ्रेंड्स के बारे में। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट के सह अध्यक्ष हैं। यह समूह शांति रक्षकों के विरुद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 2589 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छा को प्रदर्शित करता है। संकल्प 2589 इसके अंतर्गत सदस्य देशों से आह्वान किया गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र कार्मिकों के खिलाफ हत्या और हिंसा के सभी कृत्यों के अपराधियों को सजा देने के लिए सभी उचित उपाय करें। आगे बात करते हैं यूथ को लैब के बारे में। अटल नवाचार मिशन जो कि नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ की गई है और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ने संयुक्त रूप से युवा उद्यमियों के लिए यूथ को लैब के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया है। यूथ को लैब का गठन वर्ष 2017 में UNDP एशिया और सिटी फाउंडेशन ने मिलकर किया था। यह एक बहुआयामी और बहुस्तरीय मंच है। इसका उद्देश्य युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने एवं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में युवाओं को सबसे आगे रखना है। यह एशिया प्रशांत का सबसे बड़ा युवा नवाचार आंदोलन है। आगे बात करते हैं परिसंपत्ति मुद्रीकरण के बारे में, एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण करके अब तक 14,268 करोड़ रुपए जुटाए हैं। संपत्ति मुद्रीकरण के बारे में बात करें, एसेट मोनेटाइजेशन के बारे में, तो इसे परिसंपत्ति या पूंजी पुनर्चक्रण भी कहा जाता है। इसमें किसी परिसंपत्ति के आर्थिक मूल्य में रूपांतरण की प्रक्रिया शामिल होती है। इसके तहत सरकार एक निश्चित समयावधि के लिए अपनी परिसंपत्ति पर नियंत्रण का त्याग कर देती है। हालांकि इसमें परिसंपत्ति का स्वामित्व सरकार के पास ही बना रहता है। निर्धारित समयावधि के समाप्त होने के बाद परिसंपत्ति को सरकार को वापस करना होता है। हाल ही में सरकार ने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत की है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक की 4 साल की अवधि में केंद्र सरकार की 13 क्षेत्र की मुख्य परिसंपत्तियों के कुल मुद्रीकरण से 6 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। अब आगे बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड
SGB योजना 2022-23 के बारे में, तो भारतीय रिजर्व बैंक दिसंबर, इसकी श्रृंखला 3 है और मार्च में श्रृंखला 4 आएगी। तो दिसंबर और मार्च में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तें जारी करेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना को वर्ष 2015 में स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत शुरू किया गया था। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को सरकार की ओर से RBI जारी करता है। इसकी विशेषताएं क्या है? मूल्य वर्ग की मूल्य इकाई जो है वो 1 ग्राम है। 2.5% की निश्चित प्रतिवर्ष की निश्चित ब्याज दर का लाभ दिया जाएगा। यह सांकेतिक मूल्य पर अर्धवार्षिक रूप से देय होगा। 5वें, 6वें और 7वें साल में योजना से बाहर निकलने का विकल्प होगा। साथ ही बॉन्ड की कुल धारण या परिपक्वता अवधि 8 साल होगी। यह स्टॉक एक्सचेंजों पर व्यापार करने योग्य है। इनका ऋण आदि के लिए जमानत कोलेटरल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इनको रख करके आप ऋण ले सकते हैं। आगे बात करते हैं टर्नकी परियोजना के बारे में। टर्नकी परियोजना, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने टर्नकी कार्यों के लिए एक मानक बोली दस्तावेज जारी किया है। टर्नकी परियोजना है क्या? तो यह एक प्रकार का अनुबंध है। इसके तहत कोई कंपनी एक विनिर्माण व्यवसाय सेवा इकाई को पूरी तरह से डिजाइन, निर्मित और सुसज्जित करने के लिए सहमत होती है। इसके बाद प्रतिफल हेतु संचालन के लिए तैयार होने पर परियोजना को क्रेता को सौंप दिया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय परियोजनाओं को पूर्ण करने के तरीकों में से एक है। यह राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को सार्वजनिक खरीद के 4 सिद्धांतों अर्थात पारदर्शिता, समानता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने तथा उनका अनुपालन करने में मदद करेगी। आगे बात करते हैं प्लाज्मा वाटर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो प्लाज्मा वाटर्स की निरंतर प्रवाह वाली कोल्ड प्लाज्मा तकनीक जल को प्लाज्मा सक्रिय जल में परिवर्तित कर देती है। जो कोल्ड प्लाज्मा तकनीक है, ये जल को प्लाज्मा सक्रिय जल में परिवर्तित कर देती है। यह एक प्राकृतिक सूक्ष्मजीवनाशी माइक्रोबिसाइड्स और पादप वृद्धि में सहायक है। इसका महत्व क्या है? तो देखिए, प्लाज्मा सक्रिय जल PAW एक प्राकृतिक विकल्प प्रदान करता है जो कीटनाशकों की जगह ले सकता है या पौधों की वृद्धि को बढ़ावा दे सकता है, साथ ही रोगों का प्रतिरोध कर सकता है और तनाव सहनशीलता का स्तर प्रदान कर सकता है। यह कटाई के बाद फसल के नुकसान को कम कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप खेत से घरों तक खाद की बर्बादी कम होगी। आगे बात करते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने भारतीय ज्ञान प्रणाली के तहत संकाय फैकल्टी सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दिशा निर्देशों का प्रारूप जारी किया है। इसके अंतर्गत वैदिक गणित, भारतीय आर्थिक इतिहास, महाभारत के अध्याय आदि को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली दिशा निर्देश पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन के तहत मालवीय मिशन के रूप में नामित प्रशिक्षण मॉड्यूल्स का हिस्सा होंगे। भारतीय ज्ञान प्रणाली यह शिक्षा मंत्रालय का प्रभाग है। यह विश्वविद्यालयों सहित भारत और विदेशों में अलग अलग संस्थानों द्वारा किए गए IKS अर्थात भारतीय ज्ञान प्रणाली या संबंधित अंतर्विषयक तथा अंतः विषयक कार्यों को सुगम एवं समन्वित करने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं सांस्कृतिक संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने तथा रोकने के साधनों पर कन्वेंशन। तमिलनाडु पुलिस ने फ्रांस में आयोजित की जा रही नटराज की प्रतिमा की नीलामी को रोकने के लिए कहा है। साथ ही वर्ष 1970 के यूनेस्को कन्वेंशन के तहत प्रतिमा को वापस देने की पुरजोर मांग की है। यूनेस्को कन्वेंशन 1970 सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी के निषेध और रोकथाम संबंधी उपाय करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी और सुपुर्दगी इस कन्वेंशन का मुख्य कार्य है। इसे वर्ष 1972 में लागू किया गया था। अब तक भारत सहित 143 देशों ने इस संधि की अभिपुष्टि की है। इस कन्वेंशन को चोरी या अवैध रूप से निर्यात की गई सांस्कृतिक वस्तुओं पर कन्वेंशन 1995 द्वारा पूरकता प्रदान की गई है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।